नमस्ते। मेरे साथ आज एक बहुत ही अहम मेहमान रवि चोपड़ा साहब हैं। रवि चोपड़ा साहब फॉर्मर पीपल साइंस इंस्टीट्यूट पीएसआई देहरादून के डायरेक्टर, और उससे पहले आईआईटी। और हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो आईआईटी वाज, ये सबका होता था भाई आईआईटी में जाना है। कुछ लोग जा पाते थे, कुछ लोग नहीं जा पाते थे। हमारे समय की ये बात है, अब तो खैर बहुत से आईआईटी हो गए। कौन सा आईआईटी कौन सा नहीं मालूम। मैं रवि साहब, एक दो चीजें, कल एक उत्तरकाशी में एक दुर्घटना कह लीजिए, या मैं जिसको जैसे देख रहा हूं, और वो मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, आपसे मैं समझने के लिए किया हूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मानव निर्मित हत्या है। और मैं थोड़ा कड़े वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं माफी चाह लूंगा पहले ही कि अगर आपको कुछ ऐसा गैर वाजिब लगे, क्योंकि हमारा एक अभी का जो नया हो गया है, न्यू नॉर्मल जो है, कि हम धर्म और पर्यटन को एक मानने लगे हैं। मतलब मैं जी। धार्मिक व्यक्ति हूँ, रोज पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा धर्म मेरे घर की चौखट पे खत्म हो जाता है। मैं बहुत गया हूँ, मैं बद्रीनाथ भी गया हूँ, सब कुछ गया हूँ, मुश्किल से गया हूँ, पैदल चल के गया हूँ। तो धर्म और पर्यटन को हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और इसी उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, मतलब ये डिफेंस कॉरिडोर कहाँ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ है, कुछ अजीब तरह का एक हमने वो किया है। और उसमें जो सबसे पहली चीज है, जो चार धाम सड़क परियोजना है, मैं धर्म के बारे में मैं निश्चित मान्यता है कि उसका धर्म के लिए खराब होगा, धर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। पर्यटन के लिए क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कारोबार के लिए क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे कुछ बेसिक चीज पूछ लूं, इस चार धाम परियोजना को लेके बहुत इस समय है, इससे पर्यावरण का क्या होगा और वहां के रहने वाले लोगों के, रिहायशी लोगों के ऊपर क्या असर होगा। पहले तो ये समझाइए कि ये जो कल हुआ, ये मेरे तरह जिनको लगता है कि मानव निर्मित है, या भाई ईश्वर का वो है, या नेचर का वो है, ये हुआ क्या कल? रवि चोपड़ा साहब। कल लगभग 1 और 2 बजे के बीच में दोपहर को एक एवलांच आया पहाड़ के ऊपर से। धराली कस्बा जो है वो एक पहाड़ के ढाल के नीचे बसा हुआ है, नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे। इस पहाड़ के ऊपर पुराने 5-6 ग्लेशियर्स हैं और इनको हम हैंगिंग ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि ऊपर जहाँ इनकी इनका पुराना मलबा इकट्ठा हुआ है, उसकी ढाल कुछ इस तरह से, बुनियाद कुछ इस तरह से है। तो इस एरिया में काफ़ी सारा मलबा इकट्ठा है काफ़ी समय से। अब सर्दियों में बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, ये 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई होगी मेरा अंदाज़ा है। बर्फ़ गिरती है और गर्मियों में वो पिघलने लगती है, कुछ तो बर्फ़ बन जाती है। और जब अतिवृष्टि होती है या बारिश का मौसम होता है, तब वहाँ पानी भी इकट्ठा होना शुरू होता है। तो ये जो मिश्रण है, पिघलती हुई बर्फ, स्नो, पानी, ये काफ़ी भयानक मिक्सचर है। इसमें क्षमता है, क्योंकि पानी है और बर्फ है, तो उसको फिसलन की क्षमता बढ़ जाती है और फिर वो जहाँ मलबा इकट्ठा हुआ है उसको साथ लेके चलता है। अब आप सोचिए कि एकदम तिरछी ढाल पर ये लगभग 2500-3000 मीटर गिरता है। नीचे आते-आते इसके पास बहुत सारा, जो भी उस नाले में पत्थर वगैरह पड़े होंगे, बड़े-बड़े बोल्डर्स वगैरह, वो सब इसके साथ चलते हैं और इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसका आयतन बढ़ता है। ऐसे दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बादल नीचे आ रहा है। ओ। तो ये एवलांच आया और इस तरह के वहाँ 5-6 नाले हैं। तो कल 1 डेढ़ बजे से लेकर 3:30 बजे तक 3 ऐसे एवलांच आए इस पूरे इलाके में। और पहले एवलांच ने धराली कस्बे को धराशायी कर दिया, बल्कि उसको दबा दिया। मेरा जो जानकारी जो मिली
वो ये थी कि लगभग 50 से 60 फुट मोटी सतह के नीचे ये शहर का हिस्सा दब गया है। अब वहाँ एक प्राचीन मंदिर भी था, भैरवनाथ का मंदिर, शायद कल्प केदार कहते हैं। और स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये जो पूरा पहाड़ है जिस पे बहुत सुंदर देवदार के पुराना जंगल है, तो वहाँ पर भैरवनाथ को कहते हैं कि ये गंगोत्री का रक्षक है। जी तो जी कल ये हादसा हुआ और इसमें जो सरकारी आंकड़े पहले मिले उसके हिसाब से तो 4 लोग की लाशें मिली हैं, लगभग 60-70 लोग मिसिंग हैं, उसमें 9 आर्मी के लोग भी हैं। लेकिन जो दृश्य हम सब ने देखा वीडियोस के ऊपर कि लोग चिल्ला रहे हैं, भागा दौड़ी मच गई है, मैं सोचता हूँ कि उस समय शायद ज़्यादा ही लोग दबे हों। जी 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 तो अब कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर। जी। मैं रवि जी उस पे आऊँ, मैं अपने दर्शकों को एक चीज एक बता दूं, जैसे 5000 मीटर की हाइट का मैं अंदाज बता दूं। हिमालय जो सबसे ऊंचा है वो 8848 मीटर है, दिल्ली 216 मीटर पे है, देहरादून 636 मीटर पे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ठंडक और क्या उसका वो होगा। मैं सिर्फ दर्शकों को ये अंदाज बताने के लिए कर रहा था कि ये उनको समझ में आए, क्योंकि ऐसे 5000 मीटर। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, जैसे ये तो भागीरथी, ये तो हमारी गंगा है। हमारे इस समय अच्छी बात यह है कि देश के जो प्रधानमंत्री वो अपने को गंगा पुत्र कहते हैं। जो हमारी इससे पहले उमा जी थी, उमा जी ने तो कहा था कि गंगा अगर नहीं वो क्या क्या होंगी तो क्या क्या कर देंगे। मैं ये बात इसलिए इस चीज को ला रहा हूं कि आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनी, फिर एक रैपिड एनवायरमेंट इम्पैक्ट, आपने उससे अपने को अलग क्यों कर लिया? क्योंकि आप मैं दो चार एक दो लोगों के जो नाम जानता हूं उसमें एक आपका नाम है। और अगर आप उससे उस कमेटी से अपने को अलग कर रहे हैं तो क्यों अलग कर लिया? मतलब मैं वो समझना चाहता हूँ। जी, कमेटी ने बड़ी मेहनत से काम किया, पूरे लगभग 900 किलोमीटर छान लिए, काफी अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन के बाद फिर एक रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट में सब ने उसकी तारीफ भी की, मेंबर्स ने तारीफ भी की। लेकिन अंत में मैंने उसमें जब ये रोड विड्थ की बात आई, चौड़ाई की बात आई, तो कमेटी में वोट ली गई थी जज के आदेश पर। और मैं तो ये सोचता हूँ कि वैज्ञानिक मैटर्स में वोट का कोई मतलब नहीं है, सच क्या है हमें वो देखना है। तो मुझे वोट लेनी पड़ी, मैंने रिपोर्ट में जैसे प्रक्रिया हुई वो सब मैंने लिख दिया और लोगों ने, मेंबर्स ने तारीफ की कि मैंने, हालांकि मैं माइनॉरिटी में था, तो उन्होंने तारीफ की कि आपने सही लिखा है। लेकिन मैंने सबको इजाज़त दी थी कि जिसको भी कोई भी हिस्से में इतराज़ होगा तो वो अपना डिसेंट उसी पन्ने पे रजिस्टर कर दे। उसी को मैंने भी उपयोग किया और मैंने अपना डिसेंट उस कंक्लूजन में लिख दिया। अब बवाल उठ गया कि आपने ये कैसे लिख दिया। मैंने कहा जो आपको हक था वो मुझे भी है। खैर, वो रिपोर्ट गई, जज ने पढ़ी, उसने स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ देर के बाद सरकार ने अपील पे अपील फाइल की और हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि हमें 5.5 मीटर नहीं 7 मीटर चौड़ी सड़क चाहिए, नेशनल हाईवे चाहता था 10 मीटर। तो जज ने कहा कि आप लोग आपस में बैठिए, तय कीजिए। और मुझको आदेश दिया कि आप अपनी कमेटी की फिर से मीटिंग बुलाइए और ये जो एफिडेविट आया है इन 2 मंत्रालयों का, इसको कंसिडर करो। हमने कंसिडर किया, फिर हमारी माइनॉरिटी की रिपोर्ट अलग, मेजॉरिटी की रिपोर्ट अलग। जज ने तारीख दी हुई थी कि 18 जनवरी को मैं सुनूंगा एंड दैट विल बी द फाइनल हियरिंग। 18 जनवरी को फाइनल हियरिंग नहीं होती, अब सरकार टालना शुरू कर देती है।
अंत में कोई हियरिंग हुई नहीं जब तक जस्टिस नारीमान थे। नारीमान जब रिटायर हुए, चंद्रचूड़ जी आए, उसके बाद हियरिंग हुई और हमारी रिपोर्ट के बाद, डिटेल रिपोर्ट के बावजूद भी, और हम लोगों का कहना ये था कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एक हाईवे हो, अच्छा हाईवे हो, लेकिन it must be a disaster resilient highway to suit our defense needs and purposes. अब ये सब हमने लिखा, लेकिन ये लोग तुले हुए थे। हमने कहा 10 मीटर चौड़ी सड़क इज नॉट डिजास्टर रेजिलिएंट। यार चंद्रचूड़ जी ने जब वो दिया अपना जजमेंट, उसमें वो सरकार का पक्ष लिए और एक दो कमेटियां अब बन गई। एक तो हाई पावर्ड कमेटी जिसका मैं अध्यक्ष, और एक ओवरसाइट कमेटी जिसके कोई रिटायर्ड जस्टिस सीकरी को अध्यक्ष बना दिया। मुझे इसमें कोई पॉइंट नहीं नजर आया, और मैं जानता था कि पिछले जो सालों का अनुभव है उसके आधार पे मैंने ये कंक्लूड किया कि इससे हिमालय का बचाव होगा नहीं, और इसलिए देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग ऑन, तो मैं निकल जी आया। जी। मैं बहुत उत्सुक था, आपने पहले ही जवाब दे दिया, क्योंकि मैंने जब इसको सरसरी तौर पे देखा था तो एक एक मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जस्टिस रोहिंगटन नरीमन थे जिसने अपने प्रिंसिपल के लिए, मतलब आई विल से वन ऑफ द बेस्ट जजेस इन रीसेंट इंडिया। मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि रोहिंगटन साहब के समय ये कैसे हुआ, लेकिन आपने उसको खुलासा कर दिया। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही रोहिंगटन थे जिन्होंने जस्टिस कुरैशी का, जब ये एलिवेशन नहीं कर रहे थे तो 18 महीने तक कोलेजियम के सदस्य होने पे हिंदुस्तान में उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन कि अगर होगा तो ईमानदारी से होगा, नहीं तो नहीं होगा, और नहीं हुआ था, कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ था। खैर, मैं एक चीज और जरा आपसे समझ लूं, जो आप जब इसको कह रहे थे ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी, मैंने आपके कुछ कुछ कहीं देखे थे उस समय। आपका एक बेसिक प्रश्न ये आप हरदम उठाते हैं कि भाई ऐसे मामलों में एक तो साइंस इज द लास्ट थिंग टू से, हो सकता है अकेला आदमी भी ठीक कह रहा हो, लेकिन अगर आपको मेजॉरिटी माइनॉरिटी वोट करना है तो लोकल्स को इन्वॉल्व करिए। और लोकल्स का हो सकता है कि ताकत में वो ज्यादा ना हो, उनके पास उतना पैसा ना हो, लेकिन जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं उनकी से बिल्कुल नहीं है, जैसा आप बार बार कह रहे हैं। मैं इस पे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक नेक्सस बिटवीन द कंट्रैक्टर्स एंड द पॉलिटिशियंस ये कहीं पे हो गया है। इन्हीं लोग उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कह लीजिए, यही लोग उसको डोमिनेट करते हैं, लोकल की कोई से नहीं होती। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि लोकल तो इससे बाहर कर दिए गए। वैसे आप देखें हमारी प्रक्रिया, तो लोकल को बिल्कुल बाहर नहीं किया गया था। हम करीब, मेरा अंदाज़ा अब याद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि करीब 22-24 दिन हम लोग बाहर गए मौके पर। हम, जैसे मैंने कहा कि चप्पा चप्पा छान लिया उन सड़कों का, और जगह जगह पर हम लोग स्थानीय लोगों से मिले। किसी की भी अगर कोई अम, अ, दर्द थी, सुनवाई चाहते थे, तो हमने रुक कर उनकी बातें सुनी, रिकॉर्ड कर ली, और कईयों से तो लिखित में मंगवाई, और उनसे ये भी उनको समय भी दिया कि ये फलानी दिन पूरी कमेटी बैठेगी और आप लोगों के बातें सुनेगी। So we gave them ample opportunities to speak, an opportunity which was not given to the road contractors or to the developers. हालांकि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, एक बीआरओ थी, उसका अध्यक्ष तो कमेटी का मेंबर ही था, बीआरओ के इंजीनियर्स का, तो वो तो कमेटी का मेंबर ही था। और बाकी मंत्रालय के और उत्तराखंड सरकार के कई ऑफिसर्स थे। सो जी लोगों की सुनवाई हुई है इसमें, जी। और हमने कई सुझाव, जो 35 सुझाव दिए हैं, उसमें मेनी ऑफ देम आर दोज दैट द पीपल हैड रेफर्ड टू अस। जी जी। मैं एक चीज और इसलिए इसको कह रहा हूं कि जरा दर्शकों को भी बता दीजिए कि टोटल जो लेंथ ऑफ द रोड जो वो बोलते हैं, जिसको चार धाम सड़क परियोजना, जी वो 889 किलोमीटर्स की बात है। जी और उसको उन्होंने
करीब 53 हिस्सों में बांट दिया है, जिससे क्लियरेंस में वो उसको एक राउंड अबाउट वे से बजाय एक क्लियरेंस के छोटे छोटे क्लियरेंस मिलना शायद ज्यादा आसान होता है। वो अगर मेरे दर्शकों को समझा सकते हैं कि वो क्या मामला है, एक साथ क्यों नहीं क्लियरेंस उसका लिया? जब मुझे ऐसे लगता है कि 2012 में एक नेशनल हाईवेज की प्लानिंग हुई थी, और तब ये डिसाइड हुआ था कि ये इतने चौड़े होंगे और इस पर इतनी नाली वाली सब वो डिटेल उसकी हुई थी। उस समय एक संशोधन पास हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके रूल्स में, कि अगर कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट है यानी सड़क है या रेल है और उस प्रोजेक्ट की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है, तो वहां पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, यूं कह लीजिए कि इनका मानना था कि अरे वो तो इतनी छोटी सी स्ट्रेच है कि वहां पे जरूरत क्या है। लेकिन इन्होंने वो 889 किलोमीटर्स को 53 हिस्सों में बांटकर ये इंश्योर कर लिया कि कोई भी हिस्सा 100 किलोमीटर के करीब ना हो। ठीक है। और फिर लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये डेटा पेश किया गया और जो वहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने केस किया था कोर्ट में, उन्होंने जज के सामने ये 53 प्रोजेक्ट्स को जोड़ के दिखाया कि ये 53 प्रोजेक्ट्स तो पूरे 890 किलोमीटर्स को कवर कर रहा है, तो इसको क्यों ना एक प्रोजेक्ट माना जाए। लेकिन जज ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो टेक्निकलिटी पे उसको पास कर दिया। जी, जी, जी। मैं एक चीज और मैं थोड़ा आगे आने वाले भविष्य का, क्योंकि आप एक हरदम बात आप कहते हैं कि जो हिमालय है वो फ्रेजाइल है, मतलब वो रॉकी नहीं है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रिसिपिटेशन की बात है। और मैं आपको हाल में मैं गया था बाहर, तो मुझे एक आपसे बहुत कनिष्ठ हैं, आपसे बहुत ही जूनियर हैं, डॉक्टर राजेश कस्तूरी रंगन मुझे मिले थे, और उनका कहना ये, बॉस्टन में, बॉस्टन में, और उनका कहना ये था कि वो, मैं कोशिश करूंगा कि उनका कहना ये था कि कहने लगा आप लोग को ये लग रहा है, कहने लगा 3-4 साल। अरे हमने कहा हम जब नहीं रहेंगे तब होगा। कहने लगे नहीं 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 नहीं, अगले 3 वर्षों 4 वर्षों में भारत की जो टेम्परेचर और ये सब जो इन्वायरमेंट चेंज होने से, इस पे जरा एक आप अगर बता देते कि फ्रेजाइल हिमालय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और एक हम वी आर इनवाइटिंग ट्रबल, हम रोज एक त्रासदी को कर रहे हैं, इस पे जरा हमारे दर्शकों को समझ देते रवि वैसे। जी, तो दूर से जब हम हिमालय का पहाड़ देखते हैं, हमें लगता है ओह बहुत महान पहाड़ है, बहुत शक्तिशाली और ठोस पहाड़ है। वास्तव में ऐसे है नहीं। देखिए, ये जो धरती है, चलो ये मान लो कि ये उत्तराखंड का नक्शा है, जी ठीक है। जी इसमें ये 1, 2, 3 दरारें आपको दिखाई दे रही हैं। धरती पर ऐसा एक वीक जोन कहलाता है। ओ ये हुआ हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये भ्रंश है। जी अब जब भारत जुड़ रहा था एशिया के लैंड मास से, तो भारत नीचे दबने लगा। जब वो जी नीचे दबने लगा तो वाजिब है कि एशिया का लैंड मास ऊपर उठने लगा। तो सबसे पहले तो इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो सबसे सेंसिटिव जोन है, वहां से पहाड़ निकले। वो आज 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई के हैं। उसके बाद आउटर हिमालय या लेसर हिमालय निकले, जो मसूरी, नैनीताल वगैरह हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 2-2.5 हजार मीटर है। और उसके नीचे शिवालिक, और शिवालिक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर की ऊंचाई पे है। अब जब ये पृथ्वी का हिस्सा इस वीक जोन में से निकलता है बाहर, तो आप सोचिए जो चट्टानें हैं उनकी आपस में कितनी घर्षण होती है, या वो झेलते हैं, झूलते हैं, और उन उसकी वजह से काफी हिस्सा तो चकनाचूर ही हो जाता है। और बाकी जो मान लें कि बड़े बड़े पत्थर बचे हुए हैं,
उनमें पत्थरों में दरारें आ जाती हैं। उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो ऐसे ठीक ठाक नहीं बैठते कि एक के ऊपर एक बैठा है बड़ी सीधी लाइन में, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे। तो उसके बीच में जो हिस्सा खुल जाता है धरती का, उस हिस्से, ये सारी जो बनावट है फिर उस पहाड़ की, विद फ्रैक्चर्ड, फिशर्ड एंड डिसजॉइंटेड रॉक्स, ये उसके वीकनेस है। इसलिए हम उसको फ्रैजाइल कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि घर्षण हुआ तो वहां पर ये होगा, एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि अब जो बादल हैं, अपने बारिश के बादल इस दिशा से आते हैं और इन पहाड़ों से टकराएंगे, तो सबसे पहले शिवालिक से टकराए तो नीचे वाले बादल अपना पानी छोड़ देते हैं। थोड़ी आगे गए तो आउटर हिमालय का रेंज आया, उससे टकराए, ज़्यादा पानी देहरादून जैसी जगह में छोड़ दिया। फिर जो बाकी बचा वो जाता है और हायर हिमालय को टकराता है और वहाँ पर भी पानी छोड़ देता है। सो ये जो 3 रेंजेस हैं, इनके सदर्न साइड पर बहुत फोकस्ड रेनफॉल पड़ती है। और फोकस्ड रेनफॉल जब पड़ती है तो अगर वहाँ पर कुछ नंगे हिस्से हों तो पानी उन दरारों के अंदर घुसता है, फिर विंटर में वो खुलता है और ज़्यादा वीकनेस आती है। लेकिन इनमें कहीं भी जो छोटे-छोटे नाले होते हैं, जिसे हम उत्तराखंड में गदेरा कहते हैं, या गाढ़, उसके कई गदेरों से गाढ़ बनता है, तो ये इनमें पानी भर जाता है क्योंकि इनकी चौड़ाई तो बहुत कम होती है। जी। तो फिर पानी बड़ी तेजी से इसके नीचे आता है और वो एक फ्लड जब आता है तो वो बहुत तबाही मचाती है। और बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं दैट द स्मॉल स्ट्रीम्स आर मोर डैमेजिंग देन द बिग वाइड रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द वैली। ओ, ओ। मैं रवि साहब एक चीज और, क्योंकि आज जब पेपर में पढ़ा तो पहले उसमें था क्लाउड बर्स्ट, फिर आया ग्लेशियर बर्स्ट। तो ये भी डिफरेंस अगर हमारे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक सी चीजें बोल रहा हूँ, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर बर्स्ट, और आपने भी कहीं, मैंने आपके इंटरव्यू में देखा था कि अब नए नए ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं और उसको क्या क्या हो रहा है, उस पर जरा समझा दीजिए कि क्या हुआ है, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लाउड बर्स्ट और ये जो ग्लेशियर नहीं, की वजह ये से। तो क्लाउड बर्स्ट मैं समझा देता हूँ। क्लाउड बर्स्ट तो अतिवृष्टि को कहेंगे और उसका मानक, मेरे ख्याल में, अब मुझे आंकड़े याद नहीं रहते हैं, मानक मेरे ख्याल में ये है कि 100 मिलीमीटर बारिश या तो 1 घंटे में या 4 घंटे में, ठीक है, ठीक है, बहुत कम ठीक है। समय में जब होता है उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। बहुत जी, ज्यादा अतिवृष्टि हो जाए जी। तो वो क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब ग्लेशियल आउटबर्स्ट जिसको आप कह रहे हो, उसका सही नाम है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ओके। तो जी। अब क्या है कि जो ऊपर ग्लेशियर बैठे हुए हैं पहाड़ के ऊपर, उनकी सतह एक यूनिफॉर्म मोटाई नहीं है उसकी। कहीं कुछ हिस्से उसके ज़्यादा बर्फ वाले हैं और कुछ हिस्सों में बर्फ का मास कम है। इसलिए जब गर्मी अब बढ़ रही है इन इलाकों में, तो जहाँ जहाँ भी उस ग्लेशियर का कम मास होगा, वो ज़्यादा जल्दी पिघलेंगे और वहाँ पर लेक्स बन जाती हैं। अब ये लेक जो बनती है, प्राकृतिक लेक है, झील है, उसकी दीवार तो उसी पत्थरों से बनी हुई है, मिट्टी और पत्थर जो भी ग्लेशियर में है, तो वो कच्ची दीवार है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो फिर संभावना ये भी बनती है कि वो दीवार टूट जाएगी, जैसे 2013 में चोराबारी लेक की दीवार टूटी थी। तो जब वो टूटती है, वो जो फ्लड आता है उसको हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। लेकिन ये जो कल हुआ है, ये ना तो ग्लॉफ था, ना ये वो क्लाउड क्लाउड बर्स्ट। बर्स्ट था। ये तो एक फ्लड एवलांच कहिए इसको, क्योंकि सही मायने में ऊपर से स्नो, पानी और बर्फ मिलकर मलबे के साथ
तेजी से आता है, इकट्ठा करता जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा मास बन जाता है, एवलांच। जी तो जी कल जो हुआ वो एवलांच है। जी। मैंने चेक कर लिया था, आपकी बिल्कुल याददाश्त 100% सही है। 100 mm अगर 1 घंटे में है तो देन इट इज अ क्लाउड बर्स्ट। वो जो जो उसकी वो है। मैं एक अंतिम प्रश्न करके उसके बाद हम लोग आज का खत्म करेंगे। मैं एक दिन और आपको इसके, आपने कई जगह ये वकालत की है कि, वकालत मतलब आपका ओपिनियन ये है कि ये जो फॉरेस्ट लैंड हमारे यहाँ है, जिसको हम लोग, जब स्वतंत्र हुआ था देश तो 33-35 मिलियन हेक्टेयर्स था, जो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब जो एरिया अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, क्लियर कर दूं, वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 70 मिलियन है। अब आपका कहना है कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को छोड़ दो, बाकी जो जो आदिवासी हैं, जो हैं, जो जो उसको ठीक से उसका देखभाल कर सकते हैं, उनको छोड़ दो तुम। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और मैं एक चीज ऐड कर दूं उस पे आपसे टिप्पणी, अब क्या उस पे टिप्पणी मांगे कि वो उत्तर प्रदेश में 22 या 21 जुलाई को हम लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि हमने 36 करोड़ 51 हजार पेड़ एक दिन में लगा दिए। मतलब ये, मतलब जो 1 महीने का बच्चा है उसने भी एक पेड़ लगा दिया इस एवरेज से। मैंने तो, मेरे जानने वालों ने, और मेरा एक कम से कम 100-200 लोग हैं, उसमें किसी ने कोई पेड़ नहीं लगाया। जी। मैं इस बैकग्राउंड के साथ आपसे जरा ये समझना चाहूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि लीव इट टू दैट आदिवासी, इसका, इसकी क्या फिलॉसफी है, क्यों आप कह रहे हैं? इसके पीछे एक तो बुनियादी बात है, दूसरी व्यवहारिक बात है। बुनियादी बात ये है कि अगर आप प्राचीन समय में जाएं, शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, जहाँ एक नियम बनते हैं कि कौटिल्य राजा से कहता है कि आप अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने फौज के लिए जो प्राकृतिक संसाधन की जरूरत है आप ले लीजिए, उस पर और किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो वो उसका रिजर्व हो गया। बाकी जो है वो समाज की जिम्मेदारी है, और उस समाज का मतलब जो स्थानीय पंचायतें हैं, तो उसमें ये था कि पंचायत हर चीज को देखती थी, चाहे वो पर्सनल लॉ हो या वो प्राकृतिक नियम हो, वो सब चीजों को पर नजर रखती थी। और अच्छी बात ये थी कि जहाँ घटनाएं हो रही हैं वो उपस्थित होती थी। और मेरा ये मानना है, मैं कई बार क्लासों में समझाता भी हूँ कि पंचायतें भी हर जगह तो नहीं होती। इसका मतलब लार्ज एरियाज वर लेफ्ट प्रिस्टीन फॉर नेचर टू मैनेज, विच इज एज इट शुड बी। तो ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई। अब अ, अंग्रेजों ने यहाँ आकर जो बढ़िया जंगल थे उन पर अपना कब्जा जमा लिया, ये कह के कि हम इस पर साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे। और धीरे धीरे जो जनता के हक में था, क्योंकि उनकी नकल में वहाँ के जो स्थानीय राजा वगैरह थे उन्होंने भी वही नकल की। अब उन्होंने भी अच्छे जंगल ले लिए। तो जो लोगों का जहाँ हक था वो जमीन कम, वो जंगल की जमीन कम होती गई। और जिसका ये नतीजा हुआ कि पहले तो भारत सरकार के पास जो ब्रिटिश इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ गया था 33 कुछ मिलियन हेक्टेयर, वो मिल गया। बाद में जो राजाओं के जंगल थे वो भी ले लिए। अब लोग जाएं कहाँ? सारा तो आपने रिजर्व और प्रोटेक्ट कर लिया, तो लोग कहाँ जाएं? 1920 के दशक में उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में, जिसमें लोगों ने अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ी थी कि ये जंगल तो हमारे हैं, हमें इस तरह का ये पेड़ चाहिए, और ये जंगल उस तरह के पेड़ का जंगल है, तो इस पर हमारा हक होगा। और फिर कुमाऊं के फॉरेस्ट रूल्स जब बने तो लोगों को ये दिए गए जंगल, और इनको वन पंचायतें बनी पूरे भारत में। उत्तराखंड और जो आपका पुराना मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट होता था, अ, विंध्याचल, हाँ जी। हाँ, अ, बस 2 इलाके थे भारत में जहां पर ये प्रयोग हुआ था। ये 1900, बल्कि मैं ये कहूँगा कि
उत्तराखंड के बनने से ज़रा पहले तक ये वन पंचायतें कायम रही हैं और इन्होंने ढंग से काम किया है बहुत इलाकों में। मैं ये नहीं कहूँगा सब जगह, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से, क्योंकि इनका जीवन उस पर निर्भर था। आपने सुना होगा चिपको आंदोलन के समय जी, महिलाएं कहती थी, ये तो हम जंगल तो हमारा मायका है। तो जिसका इतना करीबी रिश्ता है जंगल के साथ, वो उसका देखभाल भी अच्छी तरह से करते हैं। तो ये रहे व्यावहारिक कारण। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को अगर ये ज़िम्मेदारियाँ वापस दे दी जाएँ, सरकार कहाँ-कहाँ जाएगी? तो जी, लोग तो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जंगलों के साथ-साथ फैले हैं, सरकार जी, उतनी नहीं फैली हुई, और अगर जी, है भी, तो वो कुर्सी पे बैठने वाली सरकार है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई साहब। और एक दिन मैं चाहूंगा कि फिर से मैं आपको तकलीफ दूं, क्योंकि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं, लेकिन ये लंबा हो जाएगा चलिए एपिसोड। और देखें, आपको एक जब बार फिर मंज़ूर जी समय जी, मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया।